Hello everyone. Today we will start our next chapter that is agriculture from the geography of the class 10th. प्यारे बच्चों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर, जो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे क्या क्या टॉपिक हमारे आज होने वाले हैं। तो इसमें आज हम इसका बेसिक जो है चैप्टर का पूरा वो बेसिक पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर के स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक बार अपने माइंड में एक इमेज बना लीजिए कि एग्रीकल्चर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉइंट्स हम पढ़ सकते हैं, उनके बारे में आपको जानना जरूरी है बेटा। जैसे फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, एग्री का मतलब क्या है, कल्चर का मतलब क्या है, कितने प्रकार की एग्रीकल्चर हो सकती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमारे क्वेश्चन अराइज होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अराइज होना चाहिए एग्रीकल्चर में, भाई हमारे देश में अलग अलग तरह से कोई अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चर की जाती है, अलग अलग नाम है हमारे देश में एग्रीकल्चर का। तो ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज होने चाहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्रीकल्चर चैप्टर। देखिए इंट्रोडक्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एग्रीकल्चर हो रही है बेटा। एग्रीकल्चर का मतलब स्मॉल स्मॉल एरियाज को हम किस में बांट देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं और उसके ऊपर जो भी एग्रीकल्चर करते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। हमारा देश बहुत ही एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि जैसे ही हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, उसके बाद हमने एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था बेटा। एक टाइम ऐसा था कि 70% जो हमारी इकोनॉमी है विच इज़ टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, किसकी, एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस है। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। टू बाई थर्ड ऑफ इट्स पॉपुलेशन, टू बाई थर्ड ध्यान रखना, अगर टोटल 3 है तो उसका सेकंड पार्ट, 2 पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगा हुआ है। तो देखना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। 2/3 of the population is engaged in agriculture activity. Agriculture is an age-old economic activity in our country. Age-old का मतलब है बहुत समय से चलती आ रही है। बहुत पहले जब हम परमिटिव फार्मिंग करते थे, तो जहाँ पे हल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, वो फार्मिंग हमारी होती थी। एग्रीकल्चर इज नोन एज द प्राइमरी एक्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। ये हमारी जो सेक्टर होते हैं ना, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड, थर्ड, या फिर हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, तो ये हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है, जो बिल्कुल बेसिक होता है। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसके अंदर आती है आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह आते हैं। टर्सरी सेक्टर आपका सर्विस सेक्टर होता है। तो एग्रीकल्चर इज नोन एज द प्राइमरी एक्टिविटी। ये बिल्कुल प्राइमरी एक्टिविटी होती है, बिल्कुल नेचर से रिलेटेड होती है। विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। जितना भी वो प्रोड्यूस करती है, मोस्ट ऑफ द फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, वो कौन कौन प्रोड्यूस करती है बेटा, हमारी एग्रीकल्चर ही प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ का वर्ड क्यों आया है, क्योंकि बहुत सारा जो फूड है हमारा नॉन वेज भी है, जो बिल्कुल नेचुरल नहीं है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जो नॉन वेज होते हैं, मतलब मीट वगैरह खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, वो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं करता। बट उसको एनर्जी भी यही एग्रीकल्चर ही देती है। उसको जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको एनर्जी, जो कार्निवोरस हैं उनके लिए जो अवेलेबल हैं, जो नॉनवेज होते हैं बेटा, तो उनके लिए एनर्जी भी हमारी कहाँ से, नेचर से ही आती है। बट अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो हम जब मोस्ट ऑफ द फूड हम जो खाते हैं, वो ज्यादातर कौन प्रोड्यूस करती है, हमारी एग्रीकल्चर ही प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर की हमारे देश में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लास्ट क्लास में हमने लास्ट में देखा, एग्रीकल्चर एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे कंट्री में, और 2/3 पॉपुलेशन हमारी एंगेज किसमें बेटा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है। एक बात का ध्यान रखना, जो एग्रीकल्चर है हमारे देश में ज्यादातर जो होती है एग्रीकल्चर, वो हमारी होती है बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ना, प्लेन्स के ऊपर, जैसे हरियाणा का एरिया है, पंजाब का है, या बिहार का एरिया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन्स हैं और मिट्टी क्या है यहाँ की, फर्टाइल है। अब देखो पहाड़ी इलाकों में एग्रीकल्चर ज्यादा करना ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, लेकिन वहाँ पे भी एग्रीकल्चर होती है, और स्पेशलाइज एग्रीकल्चर होती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे केसर का प्रोडक्शन सिर्फ कहाँ पे होता है, ये सिर्फ यहाँ पे जम्मू या कश्मीर की साइड होता है, उसके अलावा इसका कहीं पे भी प्रोडक्शन नहीं होती। तो वहाँ पे भी एग्रीकल्चर होती है, खेती होती है, किसकी, केसर वगैरह की खेती भी वहाँ पे होती है। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि बहुत पहले के समय से चलती आ रही है, कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है, कि हमारी इंडिपेंडेंस से भी पहले की, बहुत पहले से हम एग्रीकल्चर को करते आ रहे हैं। बस हमारे जो टूल्स है ना, जैसे मॉडर्न इकोनॉमी आई तो हमारे टूल्स चेंज हो गए हैं, लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर करने का तरीका वही है बेटा। बस हमारे टूल्स है ना, जो जैसे पहले हम हल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब आधुनिक मशीनें आ गई, मॉडर्न टाइम आ गया है, तो अब हमारे टूल्स क्या हो गए बेटा, चेंज हो गए हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर क्या है, हमारी एक ओल्ड एज इकोनॉमी है, और वो की इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री में है। आगे देखिए,
प्राइमरी एक्टिविटी है, इज प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, जिसको हम कंज्यूम करते हैं मोस्ट ऑफ द फूड हमारा एग्रीकल्चर से ही होता है। अब देखिए एग्रीकल्चर इज इंक्लूसिव ऑफ फीचर्स, इसके फीचर क्या क्या हैं जो जिससे हमें पता लगता है कि हम एग्रीकल्चर की बात करें और फीचर्स क्या क्या है, सच एज देखिए लैंड, सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए बेटा, लैंड चाहिए, क्योंकि लैंड के बिना तो एग्रीकल्चर पॉसिबल है ही नहीं ना। लेकिन आज के टाइम में बिल्कुल इस मॉडर्न टाइम में एग्रीकल्चर विदाउट लैंड भी पॉसिबल हो गई है, जहाँ पे दीवारों के ऊपर, जैसे इजराइल में खेती की एक टेक्निक है जहाँ पे दीवारों के ऊपर आपकी फसल को उगाया जा रहा है, लेकिन लैंड तो उसमें भी लगती है बेटा, तो लैंड तो आपको चाहिए ना कहीं तो चाहिए ना, लैंड की आवश्यकता तो आपको पड़ेगी। दूसरा सोयल क्या होती है बेटा, सोयल होती है। तीसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए बेटा, क्लाइमेट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्लाइमेट अच्छी नहीं होगी, अगर वो क्लाइमेट आपकी एग्रीकल्चर को परमिशन नहीं देती है या तो बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट है, तो वहां पे आपकी एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। तो जैसे किसी प्रॉपर चीज के लिए प्रॉपर क्लाइमेट होती है तभी तो देखो क्लाइमेट के अनुसार आपकी ना जो प्रोडक्शन है ना वो चेंज हो जाता है। अगर मान ले हम बात करेंगे कुछ क्रॉप्स कुछ एरिया में स्पेशलाइज्ड पाई जाती है, कुछ क्रॉप कुछ एरिया में स्पेशलाइज्ड पाई जाती हैं, तो ये टोटली डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। सोइल तो चलो फिर भी आप उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन जो एक पैटर्न है क्लाइमेट का आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और जो डिफरेंट एरियाज है उसमें जो डिफरेंट क्लाइमेट होती है उसको आप चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो क्लाइमेट आपकी डिपेंड करती है, उसके ऊपर आपकी एग्रीकल्चर का होना बिल्कुल डिपेंड करता है। आगे देखिए रेनफॉल, रेनफॉल भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेनफॉल ही क्या होता है, जो आपकी वाटर होता है प्रोड्यूस करवाती है आपके एग्रीकल्चर को, ज्यादातर ये भी आपके एग्रीकल्चर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो कुछ ऐसी फसल होती है जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो रेनफॉल वाले इलाकों में होगी जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, और कुछ ऐसी होती है जो ज्यादा पानी के आने से गल जाती है, खराब हो जाती है। जैसे आप बात कीजिए राइस की और व्हीट की बात कीजिए, दोनों फसल से मैं आपको पूरा का पूरा फंडा समझा देता हूँ उनका। अगर हम बात करें राइस की, तो राइस को चाहिए ज्यादा, मीन्स ज्यादा पानी चाहिए इसको ना। एक ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा, जो सालों साल मतलब जितने टाइम तक रहती है या 6 महीने तक रहती है, तो हर टाइम इसको पानी देना ही रहता है, पानी देना ही पड़ता है। तो इसीलिए जो ज्यादा रेनफॉल के इलाके वहाँ पे रेनफॉल के इलाकों में आपका राइस की प्रोडक्शन हो सकती है। लेकिन गेहूं एक ऐसी चीज है, व्हीट एक ऐसी चीज है जो ज्यादा पानी नहीं मांगता है, उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी इलाके जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है वहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन हो सकता है। तो रेनफॉल इज आल्सो द फैक्टर विच अफेक्टेड द एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। देखो लैंड इंक्लूड्स माउंटेन, देखो हम लैंड को हम डिवाइड कर देते हैं, कैसे कैसे हमारी लैंड डिवाइड हो जाती है अलग अलग, माउंटेन्स हैं या फिर प्लेटूज है हमारे पास या फिर प्लेन है हमारे पास, तीन ही तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो अगर हमारे देखो माउंटेन्स के ऊपर खेती हो सकती है, दूसरे प्लेटू, तीसरे क्या प्लेन। देखो ज्यादा अगर आप कभी भी देखोगे खेती के बारे में देखोगे तो आपकी खेती ज्यादातर कहाँ पे होती है, प्लेन्स में होती है बेटा। जो प्लेन्स है वो सब तरह की खेती के लिए क्या होते हैं, बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते हैं, तो इसलिए आपकी खेती कहाँ पे होती है, नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा होती है। अब देखिए दूसरा नंबर आता है, अब हम डिवाइड करते हैं सोइल को। देखो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स हमारी मिलती हैं। तो देखिए हमारी सोइल देखिए एलुवियल सोइल, देखिए नॉर्दर्न प्लेन में आपको क्या दिखाई देगी, नॉर्थ साइड में आपको एलुवियल सोइल दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए रेड सोइल्स, ये लगभग आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी है या इस साइड आंध्र प्रदेश साइड भी, और नीचे तमिलनाडु केरल साइड भी आपको रेड सोइल दिखाई देगी। और ब्लैक सोइल्स आपको महाराष्ट्र हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, इन इलाकों में कैसी दिखाई देगी, ब्लैक सोइल। और लेटराइट जो सोइल है वो आपको राजस्थान के इलाके हो गए या कुछ इलाके जैसे थोड़ी-थोड़ी जगह पे हमें यहाँ पे दिखाई देती है, थोड़ी बहुत नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई देती है, तो ये आपको रेड सोइल्स आपको दिखाई देती है। तो मेजर सोइल टाइप्स है ना, ये मेजर दिखाए गए हैं बेटा, क्या दिखाए गए हैं, मेजर सोइल टाइप्स आपको दिखाए गए हैं। अब आगे देखिए अकॉर्डिंगली टू द crops आल्सो वेरीज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये हमें पता है। देखिए अब अगर हम रेनफॉल की बात करें तो अब देखिए जो ब्लू है वहां पे देखो, जो कोस्टल एरिया है हमारे वहां पे मोर देन 200 होती है बेटा, ये कोस्टल एरिया है। आपको देखिए सबसे पहले जो ब्लू वाला दिखा रखा है यहाँ के केरल का कोस्टल एरिया, यहाँ पे होती है 200, मोर देन 200। अब 100 के और 200 के बीच में कहाँ से होते हैं, ये आपके ये पूरी की पूरी एक लाइन आई हुई है बेटा। ये आपकी वेस्ट बंगाल ले लो, कोलकाता वगैरह हो गया, या ये हमारे स्टेट्स हो गए सारे के सारे, वेस्ट बंगाल बिहार की साइड, ये सारी कितनी होती है, 100 से 200 के बीच में होती है। अब मान ले उससे कम, मान ले 50 से 100 के बीच में कहाँ पे होती है बेटा, ये इलाके आपके देखो ज्यादातर मोस्टली इलाकों में कितनी होती है, वो 50 से लेके 100 के बीच में, जिसमें हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक हरियाणा तक पंजाब तक और कुछ एरिया गुजरात का ये भी लिया गया है, ये हमारा 50 से 100 के बीच में है बेटा। और इसमें से देखिए, एक मिनट रुकिए, वेट कीजिए एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
ये देखिए जो ब्लू कलर की है, ये ब्लू कलर की रेनफॉल जो है ये कहाँ पे होती है, यहाँ में होती है। और ये आपके एरिया कैसे हैं, कोस्टल एरियाज। ये एरिया कैसे हैं, कोस्टल एरियाज, मतलब जो समुद्र के किनारे पर पड़ते हैं। उसके बाद ये जो फिर ये आपको दिखाई देगी, ये आपको यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल आप बोल सकते हो, बहुत सारा पार्ट किसका, वेस्ट बंगाल का। यहाँ पे क्या है, बिहार साइड भी थोड़ी सी, और यहाँ पे क्या है थोड़ा सा उत्तराखंड साइड भी आप बोल सकते हो, और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या होती है, ये 100 से लेकर कितनी होती है, 200 तक होती है। अभी जो थर्ड वाली है ना, 50 से लेके 100 तक, ये ज्यादातर आपकी मोस्टली यही होती है। देखो यहाँ से हरियाणा से लेकर, या पंजाब हो गया, ये गुजरात हो गया, ये एमपी हो गया, यहाँ से लेके ये आपकी नीचे तक आती, केरल तक आती है, ये आपकी यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया। इन सारे इलाकों में कितनी होती है, ज्यादातर ये मोस्टली मिलती है आपको, ये मोस्टली पाई जाती है, जो कि हमारी कितनी होती है एरिया में, 50 से लेके 100 तक। और अगर मैं लेस देन 50 की बात करूँ तो फिर आप यहाँ चले जाइए जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख की साइड। ये क्या, जम्मू एंड कश्मीर हो गया बेटा, ये ऊपर जहाँ पे बर्फबारी बहुत ज्यादा और बिल्कुल भी रेन नहीं होती। और या फिर ये डेजर्ट का इलाका है, ये डेजर्ट इलाका है राजस्थान का, जहाँ पे क्या है डेजर्ट्स वगैरह है, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये हमारे कुछ रेनफॉल की पैटर्न थे जो हमारे इंडिया में होती है बेटा। तो ये हमारी कुछ मेजर है। नंबर एक क्या है, 100 से मोर देन 200, क्या बेटा, मोर देन 200। यहाँ पे भी कितनी होती है बेटा, देखो ये एक बात चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एरिया है बेटा, यहाँ पे देखो ये जो ब्लू वाला है ना, जो ब्लू वाला है ये सबसे ज्यादा, और ये कहाँ भी होती है बेटा, कोस्टल एरिया में होती है। और यहाँ पे देखो चेरापूंजी और मासिन राम भी है बेटा, यहाँ पे चेरापूंजी है मेघालय में, या मोशन राम है, तो वहां पे भी क्या होती है, रेनफॉल बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये कुछ पैटर्न थे जो हमारे किसके बेटा, एग्रीकल्चर के, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर के पैटर्न होते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसके ऊपर आप देखो, आपकी जो एग्रीकल्चर है ना, आपकी जो एग्रीकल्चर है किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो लैंड के ऊपर। अब लैंड में क्या आनी चाहिए बेटा, सोइल का टाइप क्या है, और दूसरा क्या है बेटा, रेनफॉल, रेनफॉल कैसी है, और तीसरी क्या है बेटा, क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर भी। और चौथी जो हम बात करेंगे वो बाद में जिसका जिक्र करेंगे, वो जिक्र करेंगे मॉडर्न टेक के ऊपर। इन चीजों के ऊपर हमारी एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। तो लैंड कैसी है, रेनफॉल कितना है, और यहाँ पे क्लाइमेट कैसी है, और मॉडर्न टाइम यहाँ पे क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीजों पर आपको डिपेंड करती है, आपकी एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। अब देखिए आगे, एंड द क्लाइमेट कंडीशन आल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम प्लेस टू प्लेस हैं, अगर हमारी जगह चेंज होगी तो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन भी क्या हो जाती है बेटा, हमारी चेंज हो जाती है, वो भी हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है क्लाइमेटिक कंडीशंस। देखिए मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया यूज परमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, यहाँ पे वर्ड आया है, क्या है, परमिटिव मेथड्स। इसका मतलब होता है बिल्कुल ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब है नो टेक, ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिल्कुल सिंपल। क्या बोलेंगे हम, सिंपल, मतलब उसको बोलते हैं परमिटिव। जो बिल्कुल सिंपल है ना उसको हम बोलेंगे परमिटिव। जो पहला ही पार्ट है उससे आगे टेक का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ट्रेडिशनल है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको हम बोलते हैं क्या है, कि हमारी क्या है, परमिटिव पार्ट का करें। परमिटिव होता है बिल्कुल बेसिक। एक वर्ड और आप ऐड कर सकते हैं, या आप इसको बेसिक बोल सकते हैं। तो मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जो बेटा क्या यूज करता है, परमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग को यूज करता है। एंड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया अडॉप्ट मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। और बहुत सारे में क्या है, अब देखो एक तो दो चीजें आई हैं, एक तो देखो अब दो चीजों को ध्यान रखना है बेटा, जब भी मान ली याद होगा परमेटिव का, और दूसरा होगा मॉडर्न का। तो यहाँ पे परमेटिव में टेक्नोलॉजी नहीं होगी, और मॉडर्न में टेक्नोलॉजी होगी। ये ट्रेडिशनल होगा और ये मॉडर्न होगा, ये ध्यान रखना है आपको दोनों बातों का। हम कुछ तो इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हमारी अभी भी कौन सी खेती होती है, परमिटिव खेती होती है, और कुछ इलाके ऐसे हमारे यहाँ पे भी कैसी होती है, मॉडर्न टाइप की हमारी खेती होती है। तो ये भी हमारे कुछ इलाके हैं जहाँ पे परमिटिव एग्रीकल्चर होता है, तो कैसा एग्रीकल्चर होता है, मॉडर्न एग्रीकल्चर होता है। और देखिए आगे, besides food grains, it also produce raw material for various industries.
फूड ग्रेन के अलावा इट आल्सो प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं हम, रॉ मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए। अब जैसे देखो, अब देखो कॉटन है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, कॉटन है। अब देखो कॉटन का अगर हमने इस्तेमाल किया तो इसका इस्तेमाल किस में होगा बेटा, इंडस्ट्रीज में होगा। अब आप बोलोगे इंडस्ट्रीज में कहाँ का इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो इसका वेरियस टाइप आप ले सकते हैं। अगर इंडस्ट्रीज का बात करूँ तो हम क्लॉथ की इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 2 हम बात करें सिगरेट की इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जो नीचे ऐसे आपकी सिगरेट होती है ना, पीछे जो होता है बेटा, यहाँ पे यहाँ पे क्या लगी होती है, कॉटन लगी होती है, तो वहाँ पे आपका इस्तेमाल हो सकता है। या फिर फोर्थ में इस्तेमाल करूँ, जो थर्ड में बोलूँ बेटा, जो हमारे टेम्पल्स के लिए जो है ना, टेम्पल्स वगैरह के लिए जो हमारी क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, पूजा का सामान होता है, उसमें ज्योति होती है ना बेटा, उसको बनाने वाली इंडस्ट्री में भी किसका इस्तेमाल हो सकता है, हमारी कॉटन का इस्तेमाल हो सकता है। तो वहाँ पे कॉटन क्या हो जाता है बेटा, एक रॉ मटेरियल हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉटन हमारा एक रॉ मटेरियल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हम कॉटन का इस्तेमाल किस में करते हैं, रॉ मटेरियल में, और किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, कॉटन के रूप में। हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या है, रॉ मटेरियल है वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए। मोreover सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिनको हम क्या करते हैं बेटा, एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें कौन कौन सा आता है, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्पाइसेस हो गया, आल्सो आर एक्सपोर्टेड। इनको हम क्या करते हैं बेटा, एक्सपोर्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है, टी आता है, सेकंड में क्या आता है, कॉफ़ी आता है, थर्ड में क्या आता है, स्पाइसेस। तो स्पाइसेस के लिए तो हम बहुत ज़्यादा फेमस हैं बेटा, इसके लिए हमने क्या बेटा, बहुत फेमस है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं बेटा, साउथ में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, साउथ में होते हैं। और साउथ में इसका बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है बेटा, एक्सपोर्ट किया जाता है मसालों के लिए। स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले, मसाले के लिए इंडिया ना वर्ल्ड में फेमस है बेटा। क्या बिल्कुल वर्ल्ड में फेमस है, किसके लिए, स्पाइसेस के लिए। और यहाँ पे क्या है बेटा, कॉफी, कॉफी भी हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाती है, और दूसरे टी को भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो देयर आर सम क्रॉप्स आर आल्सो विच आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आवर कंट्री, हमारी कंट्री से क्या की जाती है, हमारी कंट्री से क्या की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। आगे, अब देखो एग्रीकल्चर के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ लिया, एक बार दोबारा रिवाइज मार देते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। देखो देखिए, एग्रीकल्चर इंक्लूड द फीचर क्या क्या, एक तो लैंड आती है, दूसरी क्या आती है सोयल, तीसरी क्या आती है क्लाइमेट, और क्या आती है बेटा रेनफॉल। चार चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले लैंड में क्या क्या होते हैं, माउंटेन है हमारे पास, प्लेटो हमारे पास, प्लेन्स हमारे पास। उसके बाद डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ऑफ लैंड की बात, तो सोयल की बात करेंगे तो हमने देख लिया कहाँ पे एलुवियल सोयल है, कहाँ पे रेड है, कहाँ पे ब्लैक है, कहाँ पे लेटराइट है। तो हमारी क्लाइमेट भी चेंज होगी, तो रेनफॉल का पैटर्न हमने देख लिया, कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती, कहाँ पे लेस देन 50 होती है, कहाँ पे 200 से ज्यादा होती है। क्लाइमेट कंडीशन अब देख लो, इंडिया में कुछ मेथड्स ऐसे हैं जहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, परमिटिव का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ऐसे हैं यहाँ पे किसका, मॉडर्न का, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं बेटा। कहाँ कहीं पे क्या है, मॉडर्न है अवेलेबल। अब आगे देखिए, अब ऐसे भी हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या होते हैं बेटा, बिल्कुल रॉ मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं, रॉ मटेरियल। और सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस आल्सो आर एक्सपोर्टेड, इसको भी हम क्या करते हैं बेटा, एक्सपोर्टेड करते हैं। टी हो गया, कॉफी हो गया, या फिर क्या हो गए, स्पाइसेस हो गया, आल्सो एक्सपोर्टेड। टी हो गया, कॉफी हो गया, या फिर क्या हो गया, स्पाइसेस हो गया, इनको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्टेड करते हैं। अब देखो, इन चीजों को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब जैसे ही हमने एग्रीकल्चर के बारे में देखा, अब हमने अगला टॉपिक जो आता है हमारा क्या आता है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग के टाइप्स क्या क्या है। कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या बोल रहा है बेटा, कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज डिपेंडिंग अपॉन, कल्टीवेशन के मेथड चेंज हो जाते हैं, कल्टीवेशन के मेथड चेंज हो जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जो करेक्टरिस्टिक्स है बेटा जिनके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि कल्टीवेशन का ना मेथड ही चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, कल्टीवेशन का मेथड चेंज हो रहा है। वो क्या क्या है, सबसे पहले फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, टेक्नोलॉजिकल क्या है, सोशियो कल्चर प्रैक्टिस कैसी है। तो उन सब में क्या हो जाते हैं, हमारे मेथड चेंज हो जाते हैं। देखिए, फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल। देखो अब यहाँ पे जो, अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको समझना, तो इसको बड़े ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बड़े ध्यान से आप एक बार समझिए, तब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। क्या होनी चाहिए, देखो एक तो होती है सब्सिस्टेंस, और एक होती है कमर्शियल।
सब्सिस्टेंस कौन सी फार्मिंग होती है जो बिल्कुल किसके लिए की जाती है, हमारी बेसिक नीड्स के लिए की जाती है। और ये यहाँ पे बेसिक नीड्स हो सकती हैं, मे बी चांस होता है बेसिक नीड भी हो सकती हैं प्लस, लेकिन किसके लिए की जाती है, मनी के लिए की जाती है या प्रॉफिट के लिए की जाती है। तो हमारी एग्रीकल्चर है वो कैसे वेरी करती है, यहाँ पे कमर्शियल भी हो सकती है और हमारी फार्मिंग कैसी सब्सिस्टेंस भी हो सकती है। ये हमारे फार्मिंग के कुछ क्या है हमारे बेटा टाइप्स हैं। मे बी कैसी हो सकती है सब्सिस्टेंस और मे बी कैसी हो सकती है कमर्शियल भी हो सकती है। ये हमारी एग्रीकल्चर होती है। कैसी हो सकती है सब्सिस्टेंस में, एग्रीकल्चर फार्मिंग कैसी हो सकती है हमारी, सब्सिस्टेंस भी हो सकती है और कमर्शियल भी हो सकती है। आगे देखिए, परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग सबसे पहले कौन सी आती है, परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर आती है इंटेंसिव, फिर क्या आती है कमर्शियल फार्मिंग और फिर क्या आती है, देखो एक बार यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हमारी कौन सी आती है परमिटिव, जो सबसे ज्यादा बेसिक होती है, क्या होती है सबसे ज्यादा बेसिक होती है, उसको क्या बोलते हैं परमिटिव बोलते हैं, बिल्कुल परमिटिव है। एक होती है इंटेंसिव, कैसी होती है बेटा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो सब्सिस्टेंस तो है, उस सब्सिस्टेंस में दो वर्ड आए हैं बेटा, एक तो आए हैं परमिटिव और एक आया है बेटा इंटेंसिव, और एक क्या आया है हमारा इंटेंसिव आया है। दोनों हैं सब्सिस्टेंसिव, लेकिन एक है परमिटिव और एक है इंटेंसिव, लेकिन एक लास्ट में कमर्शियल टाइप। तो ये हमारे तीन टाइप्स हो गए जो हमें एग्रीकल्चर के लिए पढ़ने हैं। पहला क्या आता है परमिटिव, दूसरा क्या है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और तीसरा कौन सा आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग आती है। अब देखो कमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जांपल नीचे देखिए, जैसे यहाँ पे किसकी खेती हो रही है, इसको समझना बेटा आप एक बार, जैसे किसकी खेती हो रही है बेटा यहाँ पे बनाना की खेती हो रही है। तो एक बात बताना, आपने 3 एकड़ में बिल्कुल बनाना लगा रखे हैं, तो आप बताना क्या आप 3 एकड़ के बनाना तुम सारे घर वाले कंज्यूम कर पाएंगे, क्या वो घर पे ही रखोगे, नहीं बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो कैसी है बिल्कुल फार्मिंग, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब किसी ने बेसिक फार्मिंग के लिए परमिटिव फार्मिंग के लिए उसने सिर्फ एक वीट के लिए उसने सिर्फ एक ही एकड़ में एक अपना वीट को उगाया है, उस 1 एकड़ का इस्तेमाल वो कहाँ पे करेगा, अपने घर पे करेगा सारा साल खाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। ये पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी बेसिक नीड्स के लिए की जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। और यहाँ पे एक होते हैं इंटेंसिव। अब देखो परमिटिव में और इंटेंसिव में भी फर्क होता है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है बेटा उसको जानेंगे हम अगली क्लास में। और अगली क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग से। लेकिन आज हमने जो आपको पढ़ाया है उसका ध्यान रखना है बेटा कि हमने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया है पहली क्लास में कि हमारी जो एग्रीकल्चर होती है वो किस तरीके से एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो आज हमारे फर्स्ट एग्रीकल्चर चैप्टर का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बेटा टाइप ऑफ फार्मिंग क्या होती है। ये हमारा नया टॉपिक होगा टाइप ऑफ फार्मिंग में सब्सिस्टेंस क्या होती है ज्यादा डिटेल से जानेंगे, इंटेंसिव क्या होती है उसको ज्यादा डिटेल से जानेंगे, और उसके बाद हमारी जो कमर्शियल फार्मिंग होती है उसको बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं आपकी अगले वाली आने वाली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने अपने एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन को कर लिया, एक बार दोबारा फिर रिवाइज जरूर करना वीडियो को पीछे करके बेटा कि हमारी एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें हैं, जो कंसेप्ट है बेटा क्या क्या चीजों पर डिपेंड करता है, कि हमारे माउंटेन है प्लेटू और प्लेन है, हमारी किन किन चीजों पर, जो 4 इंपॉर्टेंट चीजें ये आपके बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। लैंड के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, सोइल के ऊपर डिपेंड करता है, और रेनफॉल रेनफॉल और क्लाइमेट एक ही सिनेरियो में है, क्योंकि रेनफॉल इज आल्सो द पार्ट ऑफ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का पार्ट क्या रेनफॉल, तो कहीं पे ज्यादा रेनफॉल है कहीं पे कम रेनफॉल है, तो इसका ध्यान बिल्कुल करना है बेटा जो कहाँ पे होता है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा हमारी टाइपिंग के हमारी फार्मिंग के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैं आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा होगा और आप दोनों दूसरों के दिन को भी अच्छा बनाएंगे, और उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।